नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट बायोकेमिस्ट्री सिलेबस 2024 में जो सीयूईटी पीजी के एग्जाम होने वाले हैं। ये लेटेस्ट सिलेबस जो रिलीज़ किया गया है उनके द्वारा, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। अब देखिए, सिलेबस सब कुछ बिल्कुल वही है जो पिछले बार था, बस इसमें हुआ क्या है कि जो सेक्शन ए है, पहले मैं ये बता दूँ, SCQP05 इज़ योर कोड। और दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन से पार्ट ए को हटा दिया गया है। और आपको फोकस ये रखना है कि आपको एग्जाम के से रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको यहाँ पे सुननी है। हालांकि इस सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, तो पीडीएफ में डाल दूंगा उसका। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है सिलेबस में ये देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन। देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात मैं बता दूं जिसको बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पे इग्नोर मत कीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिस्ट्री और एज अ डिसिप्लिन, इसको जो हम लोग नॉर्मली समझ के छोड़ देते हैं ना, क्वेश्चंस जो अक्सर इसी से यूईटी पीजी बनाता है, और यही चीज़ हम लोगों के लिए चिंता का कारण बनता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। वाटर से डायपोल मूवमेंट पे बहुत अच्छा सवाल हो गया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बहुत अच्छा सवाल बना दिया था, ठीक है। तो इस सब टॉपिक को भी मिस मत करिएगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें बहुत अच्छे सवाल उठा देते हैं ये लोग, ठीक है। आयोडीन और इंपॉर्टेंट आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप्स, और दोस्तों बहुत ही सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम पे बहुत ऐसे सवाल बनते हैं जिसको हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कोशिश क्या करिए कि एटलीस्ट अगर ये ना कर पाएँ तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, अब उसमें 3-4 डेफिनेशन लिख देंगे, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिख देंगे, मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख देंगे, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिख देंगे। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं आती है तो आप कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, देखने में बहुत सिंपल सा लगता है और दिस इज अ वेरी डेंजरस टॉपिक। तो वाटर को भी बहुत ही सीरियस लेके पढ़िएगा। करना क्या है, बायोकेमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाइए, मैंने बायोकेमिस्ट्री की भी बुक का रिव्यू कर रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या करिए क्या कि आप बायोकेमिस्ट्री की कोई भी किताब उठाइए, कोई भी, जो भी मन करे। आपको मना करूंगा इस वक्त कि आप अंग्रेजी राइटर की किताबें मत उठाइए, जो नॉर्मल है आपके पास उठाइए। उसमें वाटर का सबसे पहला चैप्टर होता है, उसको पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है, उसको जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। तो उससे सवाल बनते हैं, जिसको आप इग्नोर करेंगे वही सीयूईटी पीजी उठाएगा, याद रखिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, फंडामेंटल लॉज टू द फाइटोकेमिस्ट्री। बहुत फार्मूला नहीं याद कर, बहुत न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं तो कोशिश करिए फार्मूला याद करने की। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सिग्निफिकेंस में क्या करेंगे ना ये लोग कि कुछ रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों पॉलीमर्स के रिएक्शन हो गए, ठीक है, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, उसका इस्तेमाल पड़ता है, इसलिए ये लोग इससे सवाल पूछते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बतानी है, कंडक्टेंस की, वोलेटिक इलेक्ट्रोलिटिक सिस्टम की, एलोफिटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। देखिए आईयूपीएसी उतने डेंजरस लेवल का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा इंटर लेवल की, ठीक है। 11th की जो बुक थी एनसीईआरटी उसको देख लीजिएगा। स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ डिटरमाइनिंग द कन्फर्मेशंस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, ये भी जरूर देख लीजिएगा ख्याल से। सेल बायोलॉजी, अगेन वेरी फेवरेट, आई थिंक सबकी ही फेवरेट होती है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड सेलुलर इवेंट्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ये पढ़ लीजिएगा। 16S आरएनए से कैसे अलग अलग हम लोगों को आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा, जो हम लोगों का जो डिवीज़न सिस्टम था उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा किस बेसिस पे था, ठीक है। फंक्शन ऑफ द वेरियस सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, टारगेटिंग वगैरह, सिग्नलिंग वगैरह, ये सब भी देखनी होगी। सेल थ्योरी देखनी होगी, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स को देखना होगा। कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एकदम एग्जाम्पल से डायरेक्टली सवाल पूछ देते हैं। सेल साइकिल से बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। साइक्लिन प्रोटीन से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्रोमाइसिस, सर्वेसियाई में क्या बोला जाता है, यूकैरियोट्स में क्या बोला जाता है, अलग अलग प्रोटीन्स के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बायोकेमिकल टेक्निक में एलाइजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूगेशन से एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। क्रोमेटोग्राफी में डायरेक्ट आएगा। अब क्रोमेटोग्राफी में कौन सी क्रोमेटोग्राफी, क्या हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे तरीके की क्रोमेटोग्राफी, जितने भी तरीके की आप जान सकते हैं उसको जान करके जाइए, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल बस इलेक्ट्रोफोरेसिस का जान लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री पे वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स, अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इन सब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नॉर्मल समझ के मत छोड़िएगा, ठीक है। की कंट्रीब्यूशन, इसमें होता क्या है ना कि कभी कभी ये लोग सवाल जो है इंटरनल उठा कि ये डिस्कवरी किसकी थी, या फिर ये नाम दे देंगे और मैच द कॉलम में मिलाने के लिए दे देंगे, ठीक है।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कोशिश करिएगा रामाचंद्रन प्लॉट वगैरह ये सब देख लीजिए, इससे सवाल आ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बायोडीजल, ये भी देखना है आप लोगों को। अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड द डीएनए रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने लिखा है अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ द प्रोटीन्स एंड द डीएनए रिस्पेक्टिवली। मेटाबॉलिज्म की कहीं बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, इसको स्पेसिफिकली देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन में बीएमआई कहाँ गया भाई, बीएमआई, एक सेकंड, लेट मी सर्च इट आउट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया है ना, और बसल जो मेटाबॉलिक आपका रेट होता है, बीएमआर वगैरह, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जंक फूड में कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे ये लोग नाम लिख करके देंगे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल है, इसके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है, तो इसको किस ऑर्डर में रखेंगे, डेंजरस, वेरी डेंजरस, या जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, कोई नूडल कंपनी है सपोज़ करिए, उसने कुछ मिक्स किया है, तो उसमें अगर ये चीज़ पाई जा रही है तो इसको किस केमिकल टेस्ट से डिटेक्ट करें, तो ये ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड फूड, डायबिटीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल डायबिटीज़ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स, थोड़ा सा डिसऑर्डर रिलेटेड चीज़ें पढ़ लीजिएगा। सीरियल्स, पल्सेस के बारे में बहुत है, जैसे कभी कभी ये लोग केस स्टडी बना के दे देंगे। एक आदमी था और वो प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश करता था, प्रोटीन उसमें से एक मेजर पोर्शन था, उसको एक अर्थराइटिस की समस्या आई, तो वो मेजरली वो क्या खाता रहा होगा, तो आपको बताना पड़ेगा राइस है, पल्सेस हैं, तो या कुछ भी ओट्स है या कुछ भी, तो उसमें आपको करेक्ट आंसर होगा पल्सेस। पल्सेस इसलिए क्योंकि दोस्तों वो अच्छे से पकती नहीं है, ठीक है, दाल पूरी कंप्लीटली, तो वो जा करके ना घुटनों में वो एसिड्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से अर्थराइटिस वगैरह होता है। तो ये लोग केस स्टडी बना करके देते हैं, आप लोग कर सकते हैं। वन लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं आता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं लोग दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है दोस्तों मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल, आपको बताना है। लिपिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों तो सेल साइकिल, माफ़ कीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन में आ जाता है जब आप लिपिड्स को पढ़ रहे होते हैं, लिपिड राफ्ट पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप लिपिड का कंपोजिशन पढ़ रहे होते हैं, लिपिड कैसे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है ये पढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है आपको ये पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। हाई एनर्जी कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर पढ़िए। टीसीए साइकिल, कार्बन मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ, देखिए एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस, टीसीए साइकिल है क्योंकि ये दोस्तों कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों की तरह बिहेव करती है, ठीक है। जब ग्लाइकोलिसिस नहीं चलेगी तो ये चलता है, और जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो ये नहीं चलता। तो दोस्तों ये दोनों, मतलब सिर्फ साइकिल को रट लेना इज़ नॉट अ बिग डील। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस पोर्शन पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। मेटाबॉलिक एंजाइम्स ऑफ द होस्ट एंड पैथोजेंस, आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए होंगे दोस्तों तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग भी आपको समझनी है, बायोमोलिक्यूल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं ये भी जानना। बेसिकली स्लाइटली दे आर टॉकिंग अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन। बायो एनर्जेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये तो आपको पता ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म होगा तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन इज यू नो इट्स बिलोंग्स टू द प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, बेसिकली आपको थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स का पोर्शन जानना है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, कुछ एक आधा न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द बायो मेम्ब्रेन्स, अभी बात कर ही रहा था मैं, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, आयन चैनल्स की जरूरत पड़ती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैसे क्रॉस कर जाते हैं, पोलर नहीं जा सकता, नॉन पोलर जाता है, पोलर में कौन जा सकता है, अगर पोलर में भी कंपटीशन हो रही है, अरे सॉरी नॉन पोलर में भी अगर कंपटीशन हो रही है तो पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, स्मॉल साइज, मॉलिकुलर वेट, सब कुछ याद करके बैठे रहिए, ठीक है, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी बनाने का तरीका, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सब कुछ आपको पढ़ना है। एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसको उस हद तक मत ले जाइएगा, जितने की जरूरत है सिर्फ वही पढ़िए। मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन इन स्टेरॉइड, देखिए अब इसमें नाम दिया हुआ है सिग्नल ट्रांसडक्शन, अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन दिया है स्टेरॉइड में और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का, तो सिर्फ इतना ही पढ़िए, जबरदस्ती जीपीसीआर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती उन सब चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, उन हार्मोनल एक्टिविटीज़ या उन हार्मोनल सिग्नलिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिसमें है नहीं, ठीक है, वही पढ़िए जिसकी ज़रूरत है। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है टिश्यू लंग में, ग्राफ्स देख लीजिएगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट आने पे कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैचमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का अटैचमेंट, कौन ज़्यादा परमिएबल है कौन इम्परमिएबल है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, अब ये लिख देने से कुछ नहीं होता है कि हीमोग्लोबिन के 10 पॉइंट इकट्ठा कर लिए, मैंने मायोग्लोबिन के 10 पॉइंट इकट्ठा कर लिए, बस हो गया। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, रिलेटेड टू इट्स स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू इट्स कंपोजिशन, रिलेटेड टू इट्स
ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिफेक्टिव पोर्शन वाले पोर्शन से है ये। रोल ऑफ स्टेरॉइड इन मसल बिल्डिंग, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जितने कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट्स आपने सुनी होगी बॉडी बिल्डिंग वगैरह में। स्टेरॉइड्स आर नॉट बैड बाय द वे, अगर वो एक्सेसिवली लिया जाए, बाहर से लिया जाए तो फिर वो दिक्कत करता है। स्टेरॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेरॉइड ना हो तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा दोस्तों, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन वगैरह नहीं बनते हैं। तो ये कहना है कि स्टेरॉइड्स आर डेंजरस, वो डेंजरस एक लिमिट के बाद होते हैं, ठीक है। ये हालांकि मैं कभी लेक्चर लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आप अगर आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी पढ़िएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग स्पेसिफिक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया उनका नाम पूछ देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो पढ़ते हैं लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसमें आपको पढ़ना होता है कि बेसिकली नाइट्रोजन उतना ज़्यादा अवेलेबल है तो फिर भी नीचे से रूट के थ्रू फिक्स क्यों करना पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस उसकी, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इसको भी बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बायोकेमिस्ट्री का स्पेसिफिक एग्जाम हो और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, यूरिन बेसिकली आपको अमोनिया और इन सब चीज़ों का टेस्टिंग आना चाहिए। कॉजेशन ऑफ द डिजीज, लीवर, SGPT, SGOT, इन सब चीज़ों के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर में आपको ट्यूमर सप्रेशन जीन, प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। हालांकि उतना भी डिटेल तक मत ले जाइएगा वरना सेचुरेट हो जाएंगे एक पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं देन यू आर गोइंग टू टारगेट ओनली स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री, दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग परसेप्शन, ठीक है। आपको सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अभी मैं बताता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी भी आ रहा है आगे, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स और लाइपोप्रोटीन, रिलेशनशिप विद द वेरियस डिजीजेस, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन से रिलेटेड डिफेक्ट पढ़िए, लिपिड से रिलेटेड डिफेक्ट पढ़िए। ट्राइग्लिसराइड से आ गया ना, लाइपोप्रोटीन से आ गया, ठीक है। तो आप जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। रोल ऑफ एंजाइम इन डायग्नोसिस ऑफ द वेरियस डिजीज, एंजाइम्स को दोस्तों थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि उसका काइनेटिक्स पोर्शन भी पढ़ लीजिए, ठीक है। एडीहॉफ प्लाट हो गया, या फिर आपका जो माइकल मेंटेनेंस इक्वेशन था, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन था और उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स थे उसको भी देख लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन, इसको इग्नोर मत करिएगा दोस्तों। लुइस पास्चर, एडवर्ड जिन्नर, ये मैच द कॉलम वगैरह में जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एंटीबायोटिक्स और थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जाकर के काम करने वाले एंटीबायोटिक्स का नाम याद कर लीजिए, जैसे जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में जाकर के पोर बनाती है और अंदर जाकर के मार देती है, ठीक है। कुछ वैसी एंटीबायोटिक्स को याद कर लीजिए। कुछ ट्रांसलेशन इनिबिटर्स होती हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन इनिबिटर्स होती हैं, उन सब एंटीबायोटिक्स के नाम याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने की पूरी, ठीक है। प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक अप्रोचेस ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ लीजिएगा इसको। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ मॉडल इन द जेनेटिक्स एंड इन द बायोकेमिस्ट्री, कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स में, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एस्केरिचिया कोलाई इज अ वेरी फेमस मॉडल जिसमें हम लोग ओपेरॉन की स्टडी भी करते हैं, ठीक है। लैम्डा फेज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओपेरॉन की स्टडी में। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, हालांकि आप मन करे तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द गट माइक्रोबायोम इन द ह्यूमन हेल्थ, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको प्रोबायोटिक्स के भी बारे में पढ़ना है। अब एंटीबायोटिक्स पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबायोटिक्स के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये भी देख लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आपका मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और दोस्तों सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में, तो ये भी आ रही है, इसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट जैसे सपोज करिए कि आपने क्रेब्स साइकिल चलाई, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान आपको कौन सी अमीनो एसिड्स मिलती हैं उसके दौरान, फिर कौन से आपको इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो होते हैं उसके कौन से बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है। इम्यूनोलॉजी आई थिंक सबका ही फेवरेट होता है। इम्यूनोलॉजी में आपको इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सेल ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर साइटोकाइंस के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली ये लोग, इंटरफेरॉन्स वगैरह इसको देख लीजिएगा। इंटरल्यूकिन 1 2 3 4 5 6 7 ये सब याद करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। बेसिकली आपको सेल मेडिएटेड जितनी भी इम्यूनिटी है, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये भी पढ़नी है से, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनोटॉक्सिसिटी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, हालांकि आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ ही जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस याद रखिएगा, 1 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इन कन्वेंशनल वर्सेज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इंपॉर्टेंस। अब देखिए वैक्सीन्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड सवाल आने ही आने हैं। कोविड से रिलेटेड ये लोग सवाल एक बीच में डाल ही देते हैं, लेकिन आप जान लीजिएगा, एक रफ आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इन द डिजीज डायग्नोसिस, लेबोरेटरी में भी होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, क्या आप बता सकते हैं कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट, वो उसी के बेसिस पे होता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। सैंडविच एलाइजा होता है, ठीक है, आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा पढ़ना होता है, हालांकि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, रोल ऑफ इम्यूनिटी इन प्रोटेक्शन द पैथोजेंस, बेसिकली आपको वेरियस इम्यूनोलॉजिकल इवेंट्स देखने जो आपको पैथोजेंस से बचाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में बात करनी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एंजाइम से रिलेटेड ग्राफ्स बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इक्वेशंस जरूर याद रखिएगा। V0 इनिशियल वेलोसिटी बराबर Vmax मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन में Vmax अपॉन में Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब इसके अंदर चेंजेस लाइए, उल्टा सीधा करिए, ग्राफ बनाइए, ठीक है, एडीऑप्सी प्लॉट या अलग अलग जितने भी प्लॉट्स हैं उसको बनाइए। एंजाइम और उनका क्या रोल होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, डिफरेंस बिटवीन केमिकल कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट। देखिए, केमिकल कैटलिस्ट दे आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दी कैटलिस्ट विच यू हैव बीन स्टडिंग इनटू द केमिस्ट्री पोर्शन, राइट, एंड बायो कैटलिस्ट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी। तो बायो कैटलिस्ट बेसिकली एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जैसे कि एंजाइम हो गया आपका, ठीक है, और आपको देखना होगा कि कैसे वो जो है साइट पे जाता है और काम करता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो होती है वो कैसे ऑपरेट करती है, वो सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, हाई होगी, क्या होगा, इंपॉर्टेंस इन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इसका क्या इस्तेमाल पड़ता है आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, पाथफाइंडर, इफ़ यू हैव दैट बुक दैन इट्स गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी बुक में मिल जाएगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का डाउन होना है, ऊपर जाना, ठीक है, वो सारा दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अब दोस्तों आई थिंक दिस वन इज़ द लास्ट, यस दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक, वी हैव टू डील विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, आपको पता ही होगा, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, डिफरेंट साइंटिस्टों ने जो मिलकर के उसके ऊपर रिसर्च करी थी, उसके ऊपर एक कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन्स को याद रखिएगा। जो रफ और स्मूथ, फिर हीट किल्ड स्मूथ, हीट किल्ड रफ स्ट्रेन जो भी दी गई थी, उससे क्या क्या रिजल्ट्स आए थे, वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फिर उसी को घुमा के पूछ सकते हैं। हालांकि इतना नहीं घुमाते हैं लोग, बस कोशिश करते हैं लोग डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेक्शन ए हटा दिया गया है, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पेपर को इस हद तक बनाया जाए कि मतलब थोड़ा जोर तो लग जाए। तो हो सकता है दे माइट पुट सम काइंड ऑफ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो हो सकता है सारे ऑप्शंस करेक्ट हों, फिर नीचे दें ए बी एंड सी, ए बी नन ऑफ दी अबव, ठीक है, या ए बी सी डी चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ये इस तरीके से भी बना के दे सकते हैं। असर्शन रीजन आना तो फिक्स है, बिल्कुल, असर्शन रीजन इज़ दी फेवरेट ऑफ CUET PG, 2 साल से कंडक्ट करा रहे हैं आई थिंक ये लोग, और दोनों बार से ये लोग दे रहे हैं अच्छे से, स्टूडेंट्स तो ये शेयर करते हैं मुझसे। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से बहुत आ जाता है, एकदम नाम जुबान पे होना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा, यूकेरियोट्स के केस में सब कुछ याद रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन में दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन वगैरह को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डीएनए रिपेयर एंड ट्रांसलेशन बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू स्पेसिफिकली 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एक तो जरूर आएगा, डीएनए रिपेयर या ट्रांसक्रिप्शन के बीच में से कोई एक तो आने वाला है, ठीक है। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजंस ऑफ द यूकेरियोटिक जीनोम, बेसिकली ये लोग पूछेंगे स्पेसिफिकली इंट्रॉन और एक्सॉन के बारे में, ठीक है। तो कोडिंग रीजन एक्सॉन एंड नॉन कोडिंग रीजन इज इंट्रॉन, कैसे उसको हटा करके स्प्लाइसिंग कर दी जाती है, स्प्लाइसिंग करके जोड़ा जाता है और इंपॉर्टेंट एक जेनेटिक मटेरियल बनता है, उसको भी देख लीजिएगा। एक्सपोजर ऑफ एस्केरिचिया कोलाई टू दी लैक ओपेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ओपेरॉन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बॉटनी पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए, लाइफ साइंस का दीजिए, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री का दीजिए, ये तो आना ही आना है। एक्सप्रेशन वेक्टर्स और उनका क्या इस्तेमाल है, वेक्टर तो आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये तो पढ़ना ही होता है, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट डे में, और ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है। डिजीज़ रेजिस्टेंट कैसे है ये, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम याद कर लीजिएगा, जैसे कि आप सब नाम तो मत याद करिए, इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम याद कर लीजिए। और जो रिसर्च हो रही हैं, जैसे आप
ICAR के साइट पे जा सकते हैं, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। एग्रीकल्चरल साइट्स पे जितने भी जाएंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उस क्रॉप्स के भी नाम याद कर लीजिएगा। ये मैं बहुत आपको अच्छे सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं लोग कि रिसेंट जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स में या फिर आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो ये लोग डायरेक्टली वहीं से उठा करके चीज़ों को दे देते हैं, ठीक है। जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटा, आप चाहें तो इस चीज़ को लीव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मेटाबॉलिक्स के बारे में जानना है तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टॉपिक है, और मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी बुक का रिव्यू कर रखा है अपने चैनल के ऊपर। अगर आपका मन करे तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ नहीं, चैनल पे जाना है और क्राइसेट बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आप डालेंगे, यू विल गेट द बुक फ्रॉम देयर। ओके, सो दोस्तों ये था डिटेल सिलेबस डिस्कशन अबाउट द बायोकेमिस्ट्री सिलेबस ऑफ द 2024 CUET PG एग्जामिनेशंस। इसकी मैं PDF आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक होकर पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें से आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे, जो वीक पॉइंट लगे, मैंने अपने हिसाब से सब बता दिया है। मैंने ये बोला है कि सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, बायोकेमिकल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो अब बायोकेमिकल टेक्निक्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ लीजिए जो मैंने बोला है, ठीक है, या जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो अबाउट द सिलेबस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।